हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ भाई संदीप सर। दोस्तों, मैं संजय आप सभी का मैथ भाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने पॉलिटी की क्लास लेके आया हूं, भारतीय संविधान जिसको हम बोलते हैं। और हमारा इंडियन पॉलिटी हमारी चल रही है भारतीय राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था में हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। और भारतीय संविधान हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, जिसे बोलते हैं कि एकदम बेसिक से, कि संविधान कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, निर्माण की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब इस तरीक़ा से हम अपने संविधान को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट 2 क्लास में पॉलिटी संविधान की मैं आपको ले चुका हूं। आज आपकी ये तीसरी क्लास है और इस क्लास में आपका जो संविधान का निर्माण है वो दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। हम आज अपना संविधान लागू कर देंगे कंप्लीटली। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था दोस्तों, कंप्लीटली आपको पता होगा। और आज हम 26 जनवरी 1950 तक पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। और जो भी भाई सबसे पहले इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करे और जुड़े हमारे साथ काफ़ी अच्छे से तैयारी करने के लिए दोस्तों। और आप ये भी देख सकते हैं, जो चीज़ें मैं आपको संविधान की पढ़ा रहा हूँ, तो आप कोई भी बुक छान मारेंगे आपको इतनी अच्छी चीज़ें और एक साथ लिखी हुई नहीं मिलेंगी। मतलब आपको इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा करके तब मैं आपके सामने लिखता हूँ, और लिखता कम हूँ, बताता ज़्यादा हूँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, ये जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ आने से पहले मैं आपको जो पुरानी मतलब मैंने आपको बातें बताई थी, मैं वहाँ से इसको लिंक करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हुआ क्या कि हमारा जो देश था, मेरी कहानी को सुनेंगे, बहुत अच्छी कहानी की तरीक़ा से आपको यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। 2 क्लास में ये चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, देखना आपको कितना याद है। जो हमारा देश था वो ब्रिटिश का क्या था, गुलाम था। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया, व्यापार के साथ साथ फिर यहाँ पे वो रुकने लगे, अपनी कंपनी स्थापित करने लगे। तो हमारे जो भारतीय लोग थे वो क्या आने लगे, उनसे परेशान आने लगे। उन्होंने क्या कि ब्रिटिश सरकार के सामने बोला कि भाई हम अपने संविधान हम अपना बनाना चाहते हैं, तो हमें अपना खुद का संविधान बनाना है। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगें रखी, और अलग अलग तरीक़ा से मांगें की गई। बाल गंगाधर तिलक ने भी की, महात्मा गांधी जी ने भी की। तो अलग अलग हमारी मांगें हुई, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारी मांगों को क्या कर दिया, हमारी मांगों को नकार दिया। दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 1939 में दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो फिर ब्रिटिश सरकार को क्या लगा कि अगर हम भारतीयों की संविधान सभा को मान लेते हैं, संविधान सभा की मांगों को मान लेते हैं, तो दोस्तों ये हमें युद्ध में हेल्प करेंगे लड़ने में। अगर हम इनको संविधान सभा की जिसकी ये मांगे कर रहे हैं, इनका संविधान के निर्माण के लिए हम इनकी मांगों को मान लेंगे, तो ये हमारे साथ क्या करेंगे, युद्ध में हेल्प करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने संविधान, जो इंडिया मांगे कर रहा था, उनको ध्यान में ना रखते हुए, अपने फायदे को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा को मांगा। संविधान सभा को क्या करा, माना। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के सामने भेज दिया कि भाई ये अगस्त प्रस्ताव आपके सामने है, और इसके अनुसार आप अपना क्या करें, आप अपनी संविधान सभा का गठन करके, आप अपना चुनाव करके, आप अपना संविधान लिखना स्टार्ट करिए। लेकिन भारतीयों ने जो अगस्त प्रस्ताव था उसको पढ़ा, उसके बारे में प्रस्ताव में क्या क्या लिखा हुआ था, तो उसमें पता लगा कि उसका डोमिनेंट स्टेटस था। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि अगर इसमें भारतीय अपना संविधान बना के और संविधान सभा का गठन करके संविधान बना लेते हैं, तो अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज उसमें बाद में चेंजेस कर देंगे दोस्तों। अंग्रेज क्या करेंगे, बाद में उसमें चेंजेस कर देंगे। तो भारतीयों ने क्या किया कि जो अगस्त प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया कि भाई हमें ये अगस्त प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ऐसा प्रस्ताव भेजिए जिसके अनुसार हम अपना संविधान बनाएं और आप उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करें। हम अपना मतलब खुद का अपने संविधान बनाना चाहते हैं और खुद अपना वोटिंग करके। दोस्तों, बात आगे बढ़ती है, फिर नहीं मानते हैं तो 1942 में फिर से क्या आता है दोस्तों, क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों। 1942 में क्या आता है, हमारा क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, तो उसको भी जो इंडियन नागरिक होते हैं, जो इंडिया के जो लीडर्स होते हैं, वो उसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसमें देखते हैं कि भाई इसकी क्या क्या कमजोरी है, जो हम मांगे कर रहे हैं क्या वो इसमें मेंशन है, हम अपना संविधान बना सकते हैं नहीं। तो दोस्तों, अगर उसको रीडिंग करी गई तो उसकी भी कमजोरी, कुछ ना कुछ कमजोरी पाई गई। तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारी पार्टी थी, उसकी कुछ सीटें ना आरक्षित कर दी गई थी।
आरक्षित का मतलब ये है कि कुछ सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को दे दी गई थी कि ये तुम्हारी सीट हैं। जो और पार्टी थी हिंदुस्तान में, मतलब इंडिया में, तो वो क्या विरोध करने लगी उसका। तो दोस्तों हमारा जो क्रिप्स मिशन आया दोस्तों, उसको भी इंडियन नागरिकों ने ठुकरा दिया कि भाई हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें फिर से कोई प्रस्ताव दीजिए। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में आया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इसको 3 लोग लेकर आए थे दोस्तों, और वो जो 3 लोग लेकर आए थे ना, वो तीनों लोग ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। इसी वजह से इसका कैबिनेट मिशन नाम पड़ा दोस्तों। जो तीनों लोग इसको लेकर आए वो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, इसी वजह से इसका जो नाम पड़ा वो कैबिनेट मिशन प्लान बना दोस्तों। 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आता है और उसकी अच्छे से स्टडी की जाती है। तो उसमें क्या क्या लिखा रहता है, उसमें सब चीज़ें बताई जाती हैं कि भाई टोटल 389 सीटें होंगी, 296 सीटों पे चुनाव होगा और 93 हमारी देसी रियासतों से होंगी, और मतलब कितना पैसा दिया जाएगा, किस प्रकार से चुनाव होगा, हर 10 लाख पॉपुलर में से एक मतलब मेंबर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। तो उसमें सारी बातें लिखी हुई थी। भारतीयों ने जितना भी कैबिनेट मिशन लिखा हुआ था, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को सही से पढ़ा और उनको वो बातें समझ में आ गई कि भाई ये जो कैबिनेट मिशन है ये हमारे लिए ठीक है। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन अपना लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारतीय संविधान है वो किस मिशन के तहत बनाया गया है या लिखा गया है, तो आप बोल देंगे दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। तो कैबिनेट मिशन प्लान को 1946 को इसको अपना लिया जाता है और 296 सीटों पे दोस्तों हमारे क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। 296 सीटों पे जब इलेक्शन होते हैं, इसमें से 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को मिलती है और 73 सीट दोस्तों मुस्लिम लीग जो पार्टी होती है उसको मिलती हैं, और 15 सीट अदर पार्टी को मिलती हैं जो छोटी मोटी पार्टी होती हैं दोस्तों। तो जब क्या हुआ, 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिमों को मिली, मुस्लिम लीग पार्टी को मिली। तो मुस्लिमों ने क्या करा, विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमारे साथ चुनाव में कुछ ना कुछ धोखाधड़ी हुई है, हमारी इतनी सीटें कम कैसे आई हैं, भाई हमें नहीं चाहिए ये कैबिनेट मिशन, हमें भी नहीं चाहिए, हमें तो एक अपना अलग देश चाहिए और हम नहीं संविधान सभा का गठन करने देंगे। तो मुस्लिमों ने क्या किया कि दोस्तों अपना एक अलग देश की मांग करने लगे। उन्होंने संविधान सभा को लिखने के लिए समर्थन नहीं दिया। तो वो 73 सीट उसमें प्लस 12 और ऐड हो जाते हैं, जो 15 थे, 15 में से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली। तो उन 15 में से 3 और आके इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल जाती हैं। तो टोटल कितनी 296 सीटें थी, मैं यहाँ बता देता हूँ। 296 सीटों में से 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को और 15 अदर को। इस 15 में से 3 इसको मिल जाती हैं, तो टोटल 211 सीट हो जाती हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और ये क्या है, इसके अगेंस्ट में है। तो दोस्तों 211 लोगों ने क्या सोचा कि भाई हम नहीं मानने वाले हैं, इतनी मुश्किल से तो हमें संविधान सभा का हमें ब्रिटिश सरकार ने मौका दिया है संविधान लिखने का, और अब आप आपस में लड़ने लगेंगे, तो भाई ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना संविधान लिखना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों 211 लोगों ने संविधान को लिखना स्टार्ट किया। 211 लोग प्रेजेंट थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें दोस्तों कितने लोग प्रेजेंट थे, 211 लोग प्रेजेंट थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये बताइए कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई वो कब हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई, आप इजीली बता सकते हैं। उस बैठक में हुआ क्या, उस बैठक में क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक संविधान सभा के जो मेंबर चुन चुन के भेज दिए गए दिल्ली के सेंट्रल हॉल में जहाँ पे संविधान लिखा जाना था, तो वहाँ जब सारे जाके बैठ गए तो हुआ क्या कि भाई एक न एक को अध्यक्ष भी बनाना चाहिए था। एक न एक अध्यक्ष होता तभी तो हम आराम से संविधान को लिख सकते थे। तो हुआ क्या दोस्तों, जो हमारा फ्रांस का संविधान है, फ्रांस के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो उसका जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो एज के अनुसार चुना गया है। मतलब जो एज फैक्टर होता है ना, जैसे अगर 10 लोग आसपास बैठे हुए हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा एज होगी वही दोस्तों उस 10 का क्या होगा, लीडर होगा। उसी तरीक़ा से दोस्तों 211 लोग प्रेजेंट थे। और फिर क्या हुआ कि सबने देखना स्टार्ट किया कि भाई सबसे ज़्यादा उम्र किसकी है। तो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र थी, शायद 73 या 74 वर्ष के ये थे, तो इनको क्या किया गया, 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों कहानी आराम से सुनते रहिए 1 से 2 बार। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इनको बना दिया गया। उसके बाद क्या होता
कि एक दिन तो संविधान सभा की बैठक चलती और एक दिन अंतरिम सरकार का गठन कर दिया था, एक दिन देश चलता दोस्तों। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई दोस्तों, और दूसरी बैठक में क्या हुआ कि सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों, वे एब्सेंट हो गए। जो वो एब्सेंट हो गए तो क्या किया गया कि 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये मैं सब चीज़ें आपको लिखवा चुका हूँ, आज मैं आपको बस रिवीजन करा रहा हूँ ताकि मैं आपको यहाँ मैं आपके साथ अपने साथ जोड़ सकूँ। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और HC मुखर्जी जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 11 दिसंबर को 3 नियुक्तियां हुई, और जो संविधान सभा का हमारा स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और जो हमारे BN राव थे वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, बट इनको कानून की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसी वजह से इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में होगी, अध्यक्ष बन गए। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को होती है, और 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है दोस्तों, जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, और किसी भी काम को करने से पहले कुछ उद्देश्य, कुछ एम होता है, उसी तरीक़ा से नेहरू जी ने भी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और वो उद्देश्य प्रस्ताव ही मॉडिफाई होके भारत की प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना उसको हम बोलते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को दोस्तों अपनाया गया। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, डेट एकदम याद हो जाएंगे आपको, मुझे भी याद नहीं थी, मैंने भी 1-2 बार पढ़ा, मुझे याद है एकदम, मतलब रट चुकी हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, लेकिन 22 जनवरी 1947 को दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को अपना लिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो ये संविधान सभा के जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ, संविधान सभा के कार्य चल रहे हैं। संविधान सभा का गठन होने के तुरंत बाद ही संविधान सभा के कार्य स्टार्ट हो गए। मैंने आपको पिछली वीडियो जो पॉलिटी की थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या हुआ, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो इसी तरीक़ा से मतलब हमारी मीटिंग्स चल रही थी, कुछ ना कुछ नया हो रहा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 22 जुलाई 1947 तक। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं अच्छे से, जितना आज मैंने आपको बोल के बताया है वो लिख के एकदम बता चुका हूं। आप नोट्स बनाएंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट हम आर्टिकल याद करके और एग्ज़ाम निकाल लें दोस्तों, इम्पॉसिबल है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया, और उसका जो डिज़ाइन किया था दोस्तों पिंगली वैक्या जी ने उसका डिज़ाइन किया था। उसके बाद आता है दोस्तों 16 मई 1949। 16 मई 1949 हमारी नेक्स्ट डेट आती है, राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता हासिल की। 16 मई 1949 को दोस्तों क्या हुआ कि भारत ने राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता हासिल की। इसका मतलब ये है, आपको पता होगा कि जो ब्रिटिश सरकार थी, राष्ट्रमंडल देश में बता देता हूँ क्या होते हैं। जो ब्रिटिश सरकार थी, जहाँ जहाँ पे उन्होंने शासन किया, जहाँ जहाँ पे उनका कब्जा था, तो उन सबको एक कॉमनवेल्थ के नाम से उसमें सभी देशों को उन्होंने जोड़ा हुआ है। जितने भी कॉमनवेल्थ में जितने भी देश थे वो सभी क्या है कि वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहे हैं, तो उनको हम राष्ट्रमंडल देश बोलते हैं। कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं ना, आपने सुना होगा, वो उसमें वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जो मतलब ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता हासिल कर ली। ये सभी हमारे संविधान सभा के कार्य चल रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से मैंने इंपॉर्टेंट कार्य आपको बताए हैं, कहीं भी आपको लुसेंट में ढूंढने से नहीं मिलेंगे दोस्तों, मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ। आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते रहिए। उसके बाद 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। जो हमारी हिंदी है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला दोस्तों, और 14 सितंबर 1949 को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। देखो 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आपके कंप्लीट हो गए। तो हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा के रूप में
अपनाई गई दोस्तों। अब आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी मेरे प्रिय भाई बहन हैं, तो आप एक राजभाषा होगी, एक होगी राष्ट्रीय भाषा, एक होगी राष्ट्रीय भाषा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों, राजभाषा एंड राष्ट्रीय भाषा में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे इसे टाइप करके काफ़ी अच्छे से मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप मुझे ज़रूर इसका आंसर बताएंगे। तो 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया। उसके बाद आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, भारत के संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया। दोस्तों 26 नवंबर 1949 हमारा वो दिन था जिस दिन हमारे संविधान सभा को संविधान को क्या करा गया, अंगीकृत किया गया या अपनाया गया। आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा जो संविधान है कब लागू हुआ और कब अपनाया गया। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा संविधान अपनाया गया या अंगीकृत किया गया। दोस्तों हुआ क्या कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्णतः लिख गया था, कंप्लीट हो गया था, तो उस दिन उसको अपना लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। लेकिन दोस्तों तभी की तभी क्या हुआ, संविधान सभा ने सबने मिलकर एक डेट रख दी, 26 जनवरी 1950। ये डेट रख दी दोस्तों कि इस डेट को हम अपने संविधान को लागू करेंगे, मतलब इस डेट को हम संविधान को पूर्णतः लागू कर देंगे, हमारा संविधान बन के रेडी है, इस तारीख से भाई साहब आपका जो संविधान, हमारा जो संविधान है वो लागू हो जाएगा पूर्णतः, जितने भी इसमें आर्टिकल हैं सब वर्क करने लगेंगे। और जब हमारा संविधान, भारत के संविधान को अपनाया गया, सिर्फ 15 आर्टिकल लागू किए गए थे उस दिन, वो मैं डिटेल में अभी आपको आगे बता दूंगा, कोई सुनिए। तो जब 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया, हमारा संविधान अपना लिया गया, उसी दिन आपने डेट रख ली कि भाई उस डेट को हम अपने संविधान को पूर्णतः लागू कर देंगे, 26 जनवरी 1950 को। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपका कोई फंक्शन होता है या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो दोस्तों जॉब तो आपकी आज लगी है, लेकिन आप एक डेट डिसाइड कर लेते हैं कि उस दिन हम सभी दोस्त मिलेंगे और उस दिन क्या करने हैं, हम ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं। उसी तरीक़ा से दोस्तों हमारा संविधान कंप्लीट लिख लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को अपना लिया, अंगीकृत कर लिया, लेकिन दोस्तों पूर्णतः लागू करने के लिए एक डेट डिसाइड कर ली जिसको 26 जनवरी 1950 बोलते हैं। आगे चल के इसी डेट को हमारा संविधान पूर्णतः लागू होगा, आप याद रखना ये चीज़। तो हुआ क्या, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा डेट आने वाली थी, तो उन्होंने क्या किया कि संविधान सभा ने, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बताया कि भाई 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान लागू करने वाले हैं और 26 नवंबर 1949 को हमने अपना लिया है, तो इसके बीच में बहुत सारा गैप है, तो क्यों ना हम इनके बीच में 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 के बीच में एक डेट रख लेते हैं जिस दिन हम अपने संविधान सभा की लास्ट बैठक रखेंगे। दोस्तों क्या रखेंगे, संविधान सभा की लास्ट बैठक रखेंगे, ताकि हमें अपने संविधान में कुछ चीज़ें ऐड करनी हो बाद में या फिर कोई चीज़ें हटानी हो, तो दोस्तों वो हम उस टाइम पे कर सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई। तो हुआ क्या कि 24 जनवरी 1950 एक डेट डिसाइड कर ली कि हमारी जो एक लास्ट बैठक होगी, अंतिम बैठक होगी, वो 24 जनवरी 1950 को होगी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। दोस्तों कभी पढ़ते ही नहीं हो आप इसको, मतलब लूसेंट में कहीं लिखा हुआ है कि संविधान सभा की जो बैठक है, या फिर आप इसको छोड़ भी जाएंगे अगर लिखा भी हुआ होगा। तो कोई भी बुक आप पढ़ो तो अच्छे से पढ़िए, तो आपको मैं बता देता हूँ कभी नहीं भूलेंगे आप, अगर मेरे साथ आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना, कभी लाइफ में नहीं भूलने वाले हैं, ये मैं वादा करता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ें मतलब समझ में नहीं आ रही हैं, कोई इशू लगता है या किसी वर्ड को लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको मैनेज करिए, या अगर मेरा तरीका कुछ गलत लग रहा है या फिर तरीका मुझे चेंज करना है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आप ही के लिए मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। मुझे तो ज़्यादा कुछ पॉलिटी पढ़ के करना नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ ताकि जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं हमारे भाई बहन, तो वो पॉलिटी क्या हर सब्जेक्ट में वो अच्छा स्कोर कर सकें। मैं भी आपको कल या परसों में एक वीडियो और दूंगा, करंट से रिलेटेड बताऊंगा, किस टॉपिक पे दूंगा, काफ़ी अच्छी वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों 24 जनवरी 1950 को वो डेट डिसाइड कर ली कि इस डेट को क्या करेंगे, हम अपनी संविधान सभा की अंतिम बैठक करेंगे। तो दोस्तों कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई वो कब हुई, तो आप आंसर कर देंगे कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई। कभी गलत करेंगे, कभी नहीं करेंगे। उसके बाद डेट आ जाती है 24 जनवरी 1950, तो देखो उसमें क्या क्या ऐड करा गया। 24 जनवरी 1950 जब डेट आ जाती है तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया।
24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है और 52 सेकंड में गाया जाता है। जो दोस्तों हमारी संविधान हमारा लागू होने वाला था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उससे पहले हमारी क्या रखी गई, 24 जनवरी 1950 को एक लास्ट बैठक रखी गई संविधान सभा की। दोस्तों उस दिन क्या हुआ, पहला काम तो ये हुआ कि हमारा जो राष्ट्रगान था उसको अपनाया गया। अब राष्ट्रगान क्या होता है कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होगा, बाकी पता होगा सबको ही। इसका जो राष्ट्रगान होता है हमारा जन गण मन अधिनायक, जो आपने गाया होगा बहुत। तो राष्ट्रगान को क्या किया गया दोस्तों, अपनाया गया। और इस राष्ट्रगान को किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है दोस्तों। और इस राष्ट्रगान को दोस्तों 52 सेकंड में गाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 3-4 क्वेश्चन आपके याद यहाँ से तैयार हो गए। तो 24 जनवरी 1950 को आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। आपको दिमाग में रहेगा कि भाई जब लास्ट बैठक हुई थी संविधान सभा की, उस दिन हमारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और दोस्तों जो हमारा राष्ट्रगान है सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रगान को 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया दोस्तों। राष्ट्रगान को कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार गाया गया दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपको याद हो गई होगी, आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं और काफ़ी आसानी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जब लगाएंगे बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को ही करना था सब कुछ, क्योंकि कोई मीटिंग बची नहीं थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमें लागू करना था पूर्णतः। हम डेट डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था। लेकिन उसी 24 जनवरी 1950 को ये भी चल रहा है, राष्ट्रगान अपना लिया गया। फिर राष्ट्रगीत का नंबर आता है। राष्ट्रगीत को अपनाया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। और दोस्तों कितनी सेकंड में गाया जाता है पता नहीं होगा आपको, आज पता लग जाएगा। 65 सेकंड में गाया जाता है दोस्तों, या इसको 1 मिनट 5 सेकंड भी हम इसको बोल सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताएंगे सभी भाई बहन प्लीज़ कृपा करके कि जो हमारा राष्ट्रगीत है वो राष्ट्रगीत क्या है। तो मैं भी तो देखूं कि आपको पता है नहीं पता है। तो 24 जनवरी 1950 को हमारी अंतिम बैठक चल रही है और अंतिम बैठक में दोस्तों हमने राष्ट्रगान को अपना लिया। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, 52 सेकंड में गाया जाता है। पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रगीत को अपना लिया गया और राष्ट्रगीत हमारा 65 सेकंड में गाया जाता है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। उसी दिन फिर एक काम और हुआ, ये और याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। वो भी 24 जनवरी 1950 को ही किया गया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। 25 को हमें छुट्टी करके 26 को संविधान को पूर्णतः लागू करना था, जो हमारे देश को चलाएगा और जिससे अभी तक भी देश चल रहा है उसी संविधान से। जो सब कुछ कोई भी कुछ करता है ना, आपको पता होगा कि क्राइम क्या है। क्राइम कुछ नहीं है, अगर संविधान का अगर आप उल्लंघन करेंगे ना, वही हमारा क्राइम है। अगर संविधान को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो दोस्तों वो क्राइम नहीं है, आप कभी जेल ही नहीं जाएंगे। अगर आप अपने भारतीय संविधान को पढ़ के अगर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रखते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं। क्योंकि हमारा संविधान ये नहीं कहता कि आप किसी के साथ मारपीट करो, कभी नहीं कहता। हमारा संविधान बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। जिस भी भाई को संविधान का ज्ञान होगा ना, तो वो तो एकदम मतलब महान ही हो जाएगा संविधान पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। और जो हमारे नेता थे, जो मतलब हमारे पुराने लीडर थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया, उन्होंने इस संविधान को लिखा है दोस्तों। तो हमारा कर्तव्य बनता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती है हमारी कि हम अपने संविधान को फॉलो करें दोस्तों। तो आप सभी भी संविधान को पढ़िए, अभी तो आगे चल के बहुत मज़ा आने वाला है, सारे आर्टिकल बताऊँगा। तो संविधान पढ़ने के बाद हाँ आपको लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है अब। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को ये सब चीज़ें हुई और हमारा राष्ट्रगान मतलब अपना लिया गया, राष्ट्रगीत अपना लिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित कर लिया गया दोस्तों। ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखिए आगे चलता हूँ। जब संविधान हमारा कंप्लीट हो गया, जब संविधान हमारा कंप्लीटली लिख लिया, तो आपको पता है कोई भी आप काम करते हैं या कोई भी आपके घर में भी अगर कोई कानून बनता है, घर में तो नहीं, वैसे अगर गांव में कोई काम होता है, जैसे कि गांव में कोई भी काम देख लीजिए आप, छोटे से छोटा अगर गांव में कोई नया काम होता है या कोई काम करना होता है या फिर किसी प्रधान के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है, तो दोस्तों एक उस पर एप्लीकेशन लिखी जाती है। या उस पर फिर एप्लीकेशन लिखने के बाद में ना उसमें सिग्नेचर जरूर होते हैं, बिना सिग्नेचर के वो एप्लीकेशन बेकार होती है।
तो दोस्तों जब संविधान हमारा पूरी तरीक़ा से लिख गया 24 जनवरी 1950 को हमारी पूर्णतः कंप्लीटली बैठक हो गई, उसके बाद क्या किया गया दोस्तों, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। दोस्तों अगर कोई भी वर्ड आपको गलत लिखा हुआ दिखता है तो आप उसको सही कर लेंगे, ठीक है। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अब आपसे पूछ लेता है कितने में से किए, 299 सदस्य थे टोटल उस टाइम पे जो संविधान को लिख रहे थे। 211 लिखने लगे थे लेकिन 299 हो गए। कैसे हुए वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो पहला सिग्नेचर किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने हमारा पहला सिग्नेचर किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और जो लास्ट किया, जो ये था फर्स्ट और ये था हमारा लास्ट किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारा लास्ट सिग्नेचर किया। तो कभी भी आपसे पूछ लेता है कि जो हमारा संविधान लिखा गया था, हमारा जो संविधान था उसमें सबसे पहले सिग्नेचर किसने किए थे, तो आपको याद रखना है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे सबसे पहले सिग्नेचर किए, उसके बाद जो सबसे लास्ट में किए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। टोटल 284 सिग्नेचर हुए थे। आप बस फर्स्ट और लास्ट याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपकी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये 284 सदस्य कैसे हुए। 284 सदस्य कैसे हुए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो टोटल हमारी 389 सीटें थी, 389 सीटें थी, जिसमें से 296 सीटों पर क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 73 हमारे मुस्लिम थे और जो बाकी बची 93 जो कुछ हमारी सीटें थी वो देसी रियासत से थी। दोस्तों हुआ क्या, सबसे पहले एक आपको डेट याद रखनी है, 3 जून 1947। 3 जून 1947 को क्या हुआ दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। लॉर्ड माउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख भी सकते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना आई। इस योजना के तहत लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया। इस योजना के तहत क्या क्या किया गया, इंडिया व पाकिस्तान का विभाजन। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। देखिए और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को दोस्तों वो इंडिया मनाता है। इसमें इस इंडिया के और इसके टाइम में 30 मिनट का अंतर है दोस्तों, ठीक है, 30 मिनट का अंतर है। तो आप ये चीज़ भी याद रख सकते हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो जो हमारी देसी रियासत की कुछ सीटें थी वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें आके मिल गई, तो वो कुछ ऐड हो गए, वो 284 हो गए, कुछ हमारे पाकिस्तान में चले गए, तो ये अलग एक देश बन गया। तो ये पाकिस्तान भी दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि हमारा ही देश था, हमारे देश का हिस्सा था। और इस तरीक़ा से दोस्तों आपका जो संविधान है, संविधान आपका ये यहाँ पे लागू हो गया है। आप समझ लीजिए। अब मैं एक डेट और लिख देता हूँ, उसके बाद हमारा संविधान लागू हो जाएगा। उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे ना, उससे आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो 26 जनवरी 1950 इस डेट को क्या हुआ, संविधान पूर्णतः लागू हुआ। तो ये डेट आप लिख लीजिए, 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्णतः लागू हो गया है। दोस्तों आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने एकदम वहाँ से स्टार्ट किया कि जब हम संविधान की मांगे करने लगे, संविधान हम क्यों मांग करने लगे, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और आज आपका संविधान जो है हमारा लागू हो गया है। 26 जनवरी 1950 तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करूंगा। जैसे डायरेक्टली जैसे पूछे जाते हैं कि जो हमारा संविधान का निर्माण होने में कितने दिन लगे और कितनी टोटल बैठकें हुई और इसमें कितने मतलब महिला प्रेजेंट थी संविधान सभा में, जो टोटल मेंबर थे उसमें महिला कितनी थी और कितनी महिला उसमें मुस्लिम थी। तो वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। और उसके बाद
मैं आपके सामने भाग 1 डिस्कस करूँगा। भाग 1 जो बोलते हैं आर्टिकल 1 to 4 संघ एवं उसके क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने के बाद में। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ना मतलब 1 से 2 बार देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आती है डेफिनेटली आपको समझ में आएगी वीडियो। और अब आपसे सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति आई है दोस्तों 2020। इस नई शिक्षा नीति को क्या किया गया है, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने क्या किया है, मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति क्या है कि जो हमारा जो शिक्षा की जो नीति थी ना, जिस तरीक़ा से हम पढ़ रहे थे ना 10+2 वाला माहौल, वो सब अब इसमें ख़त्म कर दिया गया है। अभी ये मतलब कंप्लीटली लागू नहीं हुई है, पहले संसद से पास कराना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तब ये पूर्णतः लागू हो जाएगी। लेकिन नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और नई शिक्षा जो नीति है वो हमारी क्या है, क्या क्या इसमें मतलब चेंजेस आए हैं, जो हमारी अब शिक्षा चल रही है जिसमें आपने 12th की है, या अब जो आने वाले इस शिक्षा के अकॉर्डिंग जो 12th करेंगे उसमें क्या अंतर रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको इसकी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये नई शिक्षा नीति जो 2020 अभी करंट का टॉपिक है, मतलब 6 से 7 दिन पहले का, ये अगर आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं आपको इसकी डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा 25 से 30 मिनट की, जिससे आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि 34 साल बाद ये नई जो हमारी शिक्षा नीति है ना ये आई है। इससे पहले 1986 में थी, और अब डायरेक्ट कहाँ आए हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। इसकी मैं आपको डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आज मुझे ज़रूर बताएंगे आप। और संविधान आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत, अगर आ रहा है तो तब भी कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, लाइक वाइक करके वीडियो को। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।